जम्मू में पिछले कुछ महीनों में बड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पहले बजट में सभी सार्वजनिक मुद्दों का कश्मीर एक नाम जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक लंबे समय से चल रहे एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड भी है। यहां सिर्फ टेरिटोरियल क्लेम्स का इशू नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, हिडन अलायंसेस और पावर स्ट्रगल्स का एक इंट्रिकेट वेब भी है। हर तरफ नैरेटिव्स है। किसी के लिए ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है तो किसी के लिए एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड। लेकिन जो चीज इसे और भी मिस्टीरियस बनाती है वो है कश्मीर के आसपास घूमती कई कॉन्स्पिरेसीज। कहीं ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर इशू है या फिर इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है। क्या ब्रिटिश एम्पायर ने डेलिबरेटली कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व छोड़ा था? क्या ये CIA और ISI के कोवर्ट ऑपरेशंस का एक हिडन वॉर जोन है? और क्या यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस गेम का हिस्सा है? हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रियांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट। वी टेल यू थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्स्पिरेसीज अराउंड कश्मीर। 1947 भारत का पार्टीशन, एक नया सब कॉन्टिनेंट का जन्म और साथ ही एक ऐसे डिस्प्यूट की नींव जो आज तक सुलझ नहीं पाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सब सिर्फ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस का नतीजा था या फिर एक केयरफुली प्लान्ड ब्रिटिश स्ट्रैटेजी। जब ब्रिटिशर्स ने भारत छोड़ा तो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन छोड़ दी जो सिर्फ एक टेरिटोरियल इशू नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में कश्मीर, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जिसमें दोनों नेशंस का इंटरेस्ट था। लेकिन यह इशू सिर्फ एक्सीडेंटल था या फिर ब्रिटिश राज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक एक्सटेंशन। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि माउंटबैटन और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पहले से ही पता था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन सकता है। उन्होंने इंटेंशनली एक ऐसी बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जो कंफ्यूजन क्रिएट करे और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बने। और अगर यह सब एक प्लान्ड मूव था तो इसका अल्टीमेट गोल क्या था? एक थियरी यह भी कहती है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली स्टेबल ना हो सके। उनका मोटिव था कि साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी बनी रहे ताकि यह रीजन कभी भी एक यूनाइटेड पावर ना बन सके। अब और भी शॉकिंग बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और इंडिया के बीच रिसोर्सेज को अनइक्वल डिवाइड किया ताकि ये दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट हमेशा डिपेंडेंट बने रहे। कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनना यह भी शायद इसी लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था ताकि दोनों नेशंस एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रहें और कोई भी सुपर पावर ना बन सके। लेकिन अगर ये सच है तो इसका प्रूफ क्या है? और अगर ब्रिटिशर्स ने ये चेस बोर्ड सेट किया था तो आज भी इंटरनेशनल पावर्स इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल क्यों कर रही हैं? क्या ये एक अनफिनिश्ड ब्रिटिश लेगेसी है या फिर एक और गहरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा? क्या कश्मीर सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है या ये एक ग्लोबल इंटेलिजेंस बैटलफील्ड है जहां CIA, रॉ और ISI जैसे सीक्रेट एजेंसीज अपनी पावर गेम्स खेल रही हैं? पिछले कई डेकेड से कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नहीं रहा बल्कि एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट जोन बन चुका है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स का डीपर एनालिसिस करें तो एक बहुत बड़ी थियरी सामने आती है कि कश्मीर एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन गया है जहां सुपर पावर्स अपने हिडन एजेंडाज एग्जीक्यूट कर रही हैं। आप सोचिए, 1979 में सोवियत अफगान वॉर छेड़ने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी इंटेलिजेंस प्रेजेंस सॉलिडिफाई करनी शुरू कर दी। CIA का ऑपरेशन साइक्लोन ऑफिशियली अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए था, लेकिन उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कश्मीर तक पहुंच गए। कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि US ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली और मिलिट्रीली सपोर्ट किया और इसी दौरान ISI ने कश्मीर इन्फिल्ट्रेट करने का एक प्लान बनाया।
ये इंडिया के अगेंस्ट एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी, जिसमें डायरेक्ट वॉर की जगह प्रॉक्सी फाइटर्स का यूज किया गया था। अब सवाल यह है कि इसमें इंडिया का इंटेलिजेंस गेम क्या था। इस दौरान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग AKA रॉ भी एक्टिव हो चुका था। इंडिया को समझ आ गया था कि अगर ISI कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर रहा है तो काउंटर स्ट्रैटेजी जरूरी है। यह माना जाता है कि रॉ ने भी एंटी पाकिस्तान ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए और कश्मीर में इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन किया। लेकिन यह बस इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। CIA का भी इसमें एक शैडो रोल था। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान US ने डेलिबरेटली कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व रखा ताकि साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बना सके। जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्लोज था तब US का लीनिंग पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन जैसे ही इंडिया और US के टाइज इंप्रूव हुए, वैसे इंडिया को भी इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट मिलने लगा। एक और शॉकिंग एंगल यह है कि US और चाइना की भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज थी। चाइना, जो पाकिस्तान का क्लोज एलाई रहा है, हमेशा चाहता था कि कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व रहे ताकि इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑक्यूपाइड रहे और चाइना अपने ईस्टर्न फ्रंट पे कंट्रोल मेंटेन कर सके। तो एक तरफ ISI, जो पाकिस्तान के लिए कश्मीर को एक अनफिनिश्ड बिजनेस के रूप में देखता है, दूसरी तरफ रॉ, जो भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और तीसरी तरफ CIA, जो अपनी लार्जर जियोपॉलिटिकल चेस गेम खेल रहा है। ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा नहीं, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर्स का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का एक बैटलफील्ड बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये इंटेलिजेंस वॉर कभी खत्म होगी, या फिर कश्मीर एक ऐसी जगह बन चुका है जहां सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के चेस पीसेस मूव होते रहेंगे? A constitution bench headed by Chief Justice of India unanimously upheld the Modi government's 2019 decision to revoke the special status that was given to Jammu and Kashmir. That Article 370 was nothing but a temporary. 2019 में भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। आर्टिकल 370 को हटा दिया, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिसीजन था, या इसके पीछे एक बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा था? क्या यह एक इंडिया की सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश करने का स्टेप था, या फिर एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कश्मीर सिर्फ एक रीजनल डिस्प्यूट नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल हॉटस्पॉट है। यहां सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के भी स्टेक्स हैं। जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो ग्लोबल सुपर पावर्स की रिस्पॉन्सेज अलग अलग थी। कुछ ओपनली सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ अपोज कर रहे थे। कुछ एनालिस्ट्स ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना एक US बैक्ड मूव था। 2019 में इंडिया और अमेरिका के टाइज ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान US ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और चाइना पाकिस्तान एक्सिस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। US का स्ट्रेटेजिक फोकस इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर था, और इंडिया एक की प्लेयर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, 2019 के आसपास अफगानिस्तान से US ट्रूप्स विड्रॉ हो रहे थे और पाकिस्तान का रोल उसके लिए कम हो रहा था। ऐसे में इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ता गया। जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, पाकिस्तान ने इसे एक इल्लीगल ऑक्यूपेशन बताया और इंटरनेशनल फोरम्स में अपोज किया। लेकिन चाइना का रिएक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। चाइना ने लद्दाख को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और इंडिया के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टांस ले लिया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती है कि चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी एक लार्जर गेम प्लान बना रहे थे और इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक करके उस प्लान को डिसरप्ट कर दिया। CPEC, which stands for China Pakistan Economic Corridor, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था जिसमें चाइना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के थ्रू अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था। लेकिन जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो इंडिया ने यह मैसेज दिया कि POK भी लीगली उसका हिस्सा है।
चाइना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी और 2020 में गलवान वैली क्लैशेस हुए। क्या ये आर्टिकल 370 के आफ्टरमैथ का रिजल्ट था? क्या चाइना को लगा कि इंडिया एक एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कर रहा है? एक और अनएक्सप्लोर्ड इंटरनेशनल एंगल है मिडिल ईस्ट और इजराइल का। आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडिया ने गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस और स्ट्रेंथन किए। यूएई और सऊदी अरेबिया ने ओपनली इंडिया को अपोज नहीं किया, बल्कि न्यूट्रल स्टांस लिया। कई लोग ये मानते हैं कि इजराइल और मिडिल ईस्टर्न एलाइज सीक्रेटली इंडिया के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे ताकि साउथ एशिया में रेडिकल इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जा सके। इजराइल के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट्स हमेशा कश्मीर को एक टेररिज्म हब के रूप में देखते रहे हैं। इंडिया का आर्टिकल 370 रिवोक करना एक क्लियर सिग्नल था कि अब वो रेडिकल एलिमेंट्स को और स्पेस नहीं देगा। इस वजह से इजराइल और इंडिया के सिक्योरिटी टाइज और स्ट्रॉन्ग हो गए। तो सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 370 को हटाना सिर्फ एक नेशनल पॉलिटिकल डिसीजन था या फिर एक केयरफुली प्लान्ड जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? क्या यह इंडिया का एक बोल्ड मूव था या एक लार्जर ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा? कश्मीर सिर्फ एक रीजनल डिस्प्यूट नहीं है, यह एक चेस बोर्ड है जिसमें हर ग्लोबल पावर अपनी चाल चलना चाहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ भारत है जो इसे अपने सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल मानता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कश्मीर को अपने आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एजेंडा का एक सेंट्रल इशू बनाकर रखता है। और फिर चाइना है जो साइलेंटली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, चाहे वो सीपीईसी के थ्रू हो या लद्दाख बॉर्डर टेंशंस के जरिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अमेरिका, रशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप भी इस मजे का हिस्सा है। कभी आर्म्स डील्स के जरिए, कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर के माध्यम से, तो कभी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल अलायंसेस के थ्रू। आज तक हम कश्मीर को एक पॉलिटिकल या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते आए हैं, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या फिर यह केयरफुली क्राफ्टेड ग्लोबल स्ट्रैटेजी है जिसमें हर सुपर पावर अपना इंटरेस्ट देख रही है? कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाउंड्री लाइंस का नहीं है, बल्कि यह पावर और इन्फ्लुएंस का एक बड़ा खेल है। और जब तक यह खेल चलता रहेगा, तब तक यह सिर्फ एक अनसॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं, बल्कि एक स्टेज बना रहेगा जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इससे जुड़ी रहेंगी और उसमें से निकलेंगी एंडलेस मोर थियरीज, जिन्हें मैं लाऊंगा आपके पास। तो सुनते रहिए द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, एंड आई विल सी यू in the next episode.